हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा ये अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम 1 से लेके 50 सवाल डिस्कस करते थे और उनके आंसर देखते थे। ठीक है, तो अगर आपको पिछले पार्ट देखने तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है एक, सामान्य अध्ययन करके। आप वहाँ पर जाके सारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। तो पहला सवाल है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1865। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी, 1865 में हुई थी। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना। अगला देखते हैं, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो जो डेथ वैली प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अत्यधिक उष्णता के कारण। ऑप्शन नंबर सी, जो डेथ वैली है वो अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसका जो ऑप्शन नीचे दिए हैं, तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। और प्रतिवर्ष जो बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। गलत हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, उसे बांगर नहीं, उसे खादर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। और जलोढ़ मृदा की जो जलोढ़ मृदा में देखा है तो पोटास की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है हमारा। तो इसका जो आंसर बनेगा डी बनेगा। ठीक है, केवल 1 और 3 सही है। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब होता है सूर्य ग्रहण। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से देशों में से कौन से देश में शीर्ष पर है? ठीक है, जो यानी सबसे जो ज़्यादा यूरेनियम के भंडार है वो किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल सही हो गया। डोवर डमरू, तो ये है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य। ठीक हो गया। मलका जल संधि, तो मलका जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, सही हो गया। डेविस संधि, जो डेविस संधि है ये ब्रेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं, ओलिव रेडिल कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्तन प्रचलित है? देखा जाए तो जो ओलिव ओलिव जो रिडले जो कछुआ है ना, उसके रूप स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीतर कणिका। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर तो शायद सबको ही पता होगा, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसकी जो संकल्पना को प्रस्तावित किया था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए जी टांसले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही आंसर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है वो नदियाँ कौन कौन सी है? ठीक है, तो नर्मदा है, माही है और ताप्ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों हमारी जो नदियाँ हैं वो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। ठीक है, 1, 2 और 3 आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से
सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की जो अभिक्रिया होती है तो उसमें सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। जो अवक्षेपण है वो ऑक्सीकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक धातु है वो है हमारा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो बहुलक है वो है आइसोप्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, ठीक है। तो जो 16 का आंसर हो गया आंसर नंबर डी। समतल और उत्तल दर्पण में देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए देखा जाए तो नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां, जो है तो मिश्रण की पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं ये पूछ रहे हैं। तो प्रवाकरण, आशवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। और देखा जाए तो ऑप्शन ये इसके सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी विधियां क्या हैं? पृथक्करण की विधियां हैं, ठीक है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो जो मादा जनन अंग जो हार्मोन्स निकलते हैं इससे वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, यानी ये सब। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त सभी क्या हैं? ये मादा जनन अंग से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। सुमेलित करें। इसमें एक तरफ हमें विटामिन दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं विटामिन से होने वाले प्रभाव। तो हमें सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान करने हैं हमें। तो देख लेते हैं। टोकोफेरॉल क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना और जमने से अधिक रक्तस्राव होना, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी खून जमता नहीं है, ठीक है, कटने के बाद कभी। नैथोकिनोन, तो इसका है नैथोकिनोन, इसका हो जाएगा 20 का। एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल का होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी जनन क्षमता की कमी। जब टोकोफेरॉल होगा इसका जनन क्षमता की कमी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा होगा नैप्थोक्विनोन, जो नैप्थोक्विनोन होगा वो होगा चोट लगने पर रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, और जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाना। और तीसरा है थायमिन का होगा बेरी। और साइनोकोबाल्मिन, जो साइनोकोबाल्मिन है इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है इसका। आगे देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा है ये तो शायद सबको ही पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, जूल। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया? जो सहकारी समितियां हैं उनका उपबंध किया गया संविधान के किस भाग में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में क्या किया गया है? सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए।
तो इसमें हमें कथन दिए हैं, उसमें सही कथन छांटना है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला हमारा गलत है, दूसरा सही है, तो हमारा क्या हो गया, इसमें केवल 2 आंसर सही हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें कथन छांटने हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। गलत हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। ये भी गलत है। आगे देखते हैं। कौन सा कथन सही है? सॉरी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, इसमें सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है ये। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो संविधान में 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी सही हो गया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ए बी सी सही हो गए। चौथा देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 12 मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया, ये गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सही है 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं? ठीक है, तो 1919 की जो भारत शासन अधिनियम की विशेषता देख लेते हैं। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही हो गया। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो द्वैध शासन हो गया था, सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सभी कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या है? सभी कथन सही है। अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के जो पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा था? तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस टाइम पे मंत्रिमंडल, जो रेलवे मंत्रिमंडल और परिवहन मंत्रालय था, उसका जिम्मा किसको सौंपा था? ठीक है, तो जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई इसके सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देख लेते हैं। कुटीर उद्योग का विकास करना, सही हो गया, ये है ये। और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण करना, तो ये नहीं है। ठीक है, और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये सही है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गलत है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो व्यक्तिगत का सिद्धांत किया था ना उसने, हड़प नीति के तहत, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान क्या है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो सतारा, बघाट, अवध और झांसी, 4 ऑप्शन दिया हमें, इसमें से छांटना हमें कि कौन सा नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवध इसमें है, इसमें शामिल नहीं है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1930 में हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहले जो भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी, वो की गई थी हमारे NG रंगा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का जो संपादन किया गया था वो है हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, इस समाचार पत्र का संपादन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था
1919 लाहौर अधिवेशन के दौरान, ठीक है, 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान, 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान अस्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो जो मुस्लिम लीग ने अपना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो हमें इसमें क्या है, गलत कथन छांटना है। तो गलत कथन छांट लेते हैं इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, बिल्कुल सही है ये भी। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये गलत हो गया, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आगे देखते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो चांदी जो सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी, ये हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी, ठीक है। तो मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ाए हैं उसके जो प्राचीन भारतीय इतिहास में ये वीडियोस करा चुका हूँ मैं। तो आप निश्चित ही अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आसानी से ये सवालों के आंसर आसानी से लगा पा रहे होंगे, ठीक है। आप अगला देखते हैं, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो जो शिलादित्य की उपाधि धारण करी थी वो करी थी ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा बिल्कुल सही। हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो भागलपुर बिहार में की गई थी वो की थी हमारे धर्मपाल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षाओं में देख चुका हूं मैं इस सवाल को। तो जो महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था वो भेजा था बिंबिसार ने, ठीक है। और भी मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ ये ऑलरेडी। तो अगर आप जो उसको पढ़ चुके होंगे वो आसानी से लगा पा रहे होंगे इसमें आंसर। ये देख लेते हैं, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक बार डीप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद जो एमसीक्यू लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और डीप स्टडी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो हैंड नोट्स के रूप में है, जिनके नोट्स मैंने खुद के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कांसा किस किस से बनता है, तो कमेंट करके बता दीजिए कांसा किस किस धातु से बना है, ठीक है। 2 धातु से का मिश्रण होता है कांसा। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जो तारीख मुबारक शाही पुस्तक थी वो यहाया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा रचित थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किस वायसराय का था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा था। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, जो एनाटॉमी जो विज्ञान की शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में जो शामिल किसको नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। और किस किस को किया जाता है? तो निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान, इनको शामिल किया जाता है। और विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। जो सरकारी बॉन्ड जो मुद्रा आपूर्ति करते हैं तो उसके लिए उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा जो बॉन्ड समय समय में जो बॉन्डों की बिक्री की जाती है ना,
तो उसकी बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो उसकी जो बिक्री या खरीद को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, और ईज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये जारी की जाती है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी नहीं की जाती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला लेते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय जो आयात निर्यात बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो गया 1982 को की गई थी, ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है वो करता है हमारा IMF, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी IMF। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है IMF का, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके बताइए। तो जैसे कि मैं अंत में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या कुछ वन लाइनर देखता हूँ, बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। तो उसी क्रम में वन लाइनर शुरू करता हूँ 50 MCQ पूरे करने के बाद। तो बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था। तो बृहदत्त को हराकर क्या किया था बिम्बिसार ने, अंगराज्य को मगध में मिलाया था, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में ये सब डीपली पढ़ा चुका हूँ मैं पूरी स्टोरीज की तरह, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था बिम्बिसार ने, ठीक है। और इसने भगवान बुद्ध की जो सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था, जो कि हमारे एक MCQ भी बना था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया गया, ठीक है। इसके बाद जो हत्यावंश या हंतवंश क्या होता है शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है पिता की हत्या करने के बाद पुत्र अब गद्दी पे बैठता है तो उसे हंत वंश कहा गया है। अजातशत्रु को कुनिंद उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, ठीक है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी, शिशुनाग ने। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म, ठीक है। बिंबिसार दिखाया तो स्टार्टिंग से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था, उसके बाद बौद्ध धर्म में आया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था ना वो था नंदीवर्धन, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था या अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदवंश का अंतिम शासक था महापद्मन, ठीक है। नंदवंश का अंतिम शासक महापद्मन था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। जो नंदवंश का अंतिम संस्थापक की बात करा तो जो नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मन था, ठीक है। महापद्मन नंद था, महापद्म नंद। और जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश को स्थापित किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी तो पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के स्थापना से पहले किस वंश का शासन चल रहा था। तो नंद वंश का शासन चल रहा है, ठीक है। नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद को हरा कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो ठीक है गाइस, अपना ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो जल्दी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।